हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम कोमल है और आज हम क्लास 11th के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं काव्यखंड और गद्यखंड के। इससे पहले वाले वीडियोस में हम पत्र और समाचार पत्र से रिलेटेड और निबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आप चाहें तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हमारे क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनको लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको ये जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके आपको ये नंबर शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाई का मैसेज करना है और आप यहाँ से वीडियो परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीर किस काल के, किस धारा के और किस प्रकार के कवि थे? तो इसका आंसर है हमारा कबीर भक्ति काल के ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों न कोई के माध्यम से मीरा ने क्या कहना चाहा है? तो इसका आंसर है दूसरों न कोई के माध्यम से मीरा यह कहना चाहती है कि इस संसार में उनका अपना कोई नहीं है, क्योंकि उनके सब भाई बहन बांधत्व और परिजन उनके आराध्य कृष्ण की भक्ति के मार्ग के बाधक बनकर उनके शत्रु बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है? इसका आंसर है मीरा ने स्वयं को कृष्ण को समर्पित किया है, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा ने कौन सा घृत काढ़ लिया है? इसका आंसर है मीरा ने श्री कृष्ण का भक्ति रूपी घृत संसारिकता रूपी दधी को मत कर काढ़ लिया है, अर्थात उन्होंने इस दही रूपी असार संसार से घृत रूपी कृष्ण भक्ति का सार तत्व प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका आंसर है लोग मीरा को श्री कृष्ण के प्रति उनके उत्कट अनुराग एवं अनन्य प्रेम को देखकर बावली कहते हैं। मीरा को भक्ति में दीवानी या पगली कहकर उनके प्रेम की चरमावस्था पर उनको सम्मान दिया जा रहा है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर राज परिवार, कुटुंबी संबंधी छोड़ दिए, परिवार और सामाजिक मर्यादा की भी चिंता नहीं की, जगत की निंदा सहन की और मंदिरों में भजन गाती फिरती हैं। उनकी इसी दीवानगीपन के कारण लोग उन्हें दीवानी कहने लगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका आंसर है मीरा जगत को देखकर रो पड़ती है। वे इस संसार के कार्य व्यापार को सुख दुख का कारण मानती है। इस जगत की नश्वरता और असारता को जानते हुए भी लोग उसी में लिप्त रहते हैं, उससे मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते। मीरा संसार की इस मूर्खता को देखकर रोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कवि के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध क्या है? इसका आंसर है रात भर लगातार वर्षा होने के कारण कवि को अपने घर की याद आ गई। उसे घर के सदस्यों के साथ व्यतीत किए गए अपने हंसी खुशी के मनोरंजक दिन याद आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके मन और प्राणों में यादें ही यादें समा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? कवि की बहन बड़ी उमंग के साथ मायके आई होगी। उसने सोचा होगा कि घर जाकर भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु घर आकर जब उसे पता चलता होगा कि उसका एक भाई जेल में बंद है, घर पर ही नहीं है, तब उसे बड़ा दुख हुआ होगा। इसी कारण पिता का घर, जहां उसने सब कुछ ठीक ठाक होगा सोचा था, वहां उसे भाई की अनुपस्थिति के कारण घर कष्ट और दुख का बसेरा लगा होगा। इसीलिए कवि ने बाप के घर को परिताप का घर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा, कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से इसलिए छिपाना चाहता है जिससे कि उसके पिता अपने पांचवें बेटे को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता से सर्वथा मुक्त रहे। वह अपने सबसे छोटे बेटे की याद में रो रो कर परेशान न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुष्यंत की साय में धूप गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में इस कथन पर विचार करें। दुष्यंत की इस गजल में सामाजिक परिवर्तन की बात कही गई है। समाज जड़ हो चुका है, जनता निष्क्रिय सी है। कवि की निम्नलिखित पंक्तियां इसका प्रमाण है। मैं बेकार हूं आवाज में असर के लिए। इसमें जैसे इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, इन्हें अच्छे से याद कर लें। बाकी आप इन आंसर को समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। आप इनको पढ़ लें एक बार,
और आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमीज न होने के कारण लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं? साय में धूप कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा दुष्यंत कुमार के कमीज न होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं, किस अर्थ में कहा गया है? इसका आंसर है, यहाँ के लोग पूरी तरह से भाग्यवादी और यथास्थितिवादी हो चुके हैं। वे अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं है, अतः वे इसके लिए संघर्ष भी नहीं करते। वे सुविधा न मिलने पर जैसे तैसे जो है उसी में जीने लग पड़ते हैं। हालात बदलने की कोशिश भी नहीं करते, उनमें विकास की कामना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से अपनी खुशहाली और संपन्नता मांगता है, किंतु अक्क महादेवी स्वयं के लिए ईश्वर से घोर अभावों का वरदान मांगती है, क्यों? तो इसका आंसर है हमारा, प्रत्येक साधारण व्यक्ति ईश्वर से अपने लिए खुशहाली और संपन्नता मांगता है, क्योंकि वह केवल यह लोक के विषय में सोचता है, परलोक की उसे तनिक भी चिंता नहीं होती। जब यह लोक का सुख तो एक छलावा है और वास्तविक सुख परलोक के सुखों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री अक्क महादेवी भूख प्यास नींद आदि से क्यों बचना चाहती थी? तो इसका आंसर होगा, कन्नड़ की प्रसिद्ध कवयित्री अक्क महादेवी मानती हैं कि मनुष्य भूख प्यास और नींद के कारण ही सांसारिक प्रपंच में उलझता है। भौतिक सुख और इंद्रियों की संतुष्टि में खोया मनुष्य अपने प्रभु से दूर चला जाता है। जब तीव्र भूख या प्यास सताती है या किसी का लोभ व्याकुल करता है, तब आराधक अपने प्रभु की साधना को बीच में ही छोड़ देता है और रोटी पानी जुटाने के लिए बेचैन हो उठता है। आपको क्वेश्चन ना ज्यादा लॉन्ग लिखना है और ना ही ज्यादा शॉर्ट लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक आंख किसे कहा गया है? सबसे खतरनाक आंख उसे कहा गया है जो सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ अनदेखा कर देती है। आंख शब्द यहाँ दृष्टि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऊपरी आंखों से तो सब देखते हैं, परंतु मन की आंखों से देखने में संवेदना, सहानुभूति और प्यार भी प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का आशय क्या है? इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का अर्थ है कि किसी अल्पज्ञानी से मार्गदर्शन प्राप्त करना। यदि गुरु स्वयं ही अल्पज्ञ हो तो फिर वह शिष्य को समुचित ज्ञान या मार्गदर्शन कहाँ से दे सकता है? अतः सच्चा और समुचित ज्ञान पाने के लिए गुरु का सच्चा ज्ञानी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी का रंग कविता से आदिवासी समाज में किन किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? तो प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज में शहरों की अपसंस्कृति के प्रभाव में आई नग्नता, अमर्यादीय आचरण तथा संबंधों में ठंडेपन की ओर संकेत करती है। नंगेपन की बुराइयों पर प्रभाव करती हुई कवित्री कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आज आदिवासी जनजीवन में जड़ता आ गई है, एक ठंडेपन ने उसे घेर लिया है। कवित्री उसके लिए ठंडी होती दिनचर्या का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर निर्मला पुतुल ने क्यों बल दिया है? निर्मला पुतुल ने क्यों बल दिया है? तो हमारा इसका आंसर है, कवित्री को अपनी मातृभूमि झारखंड क्षेत्र की विशेषताओं पर गर्व है, उनसे स्वाभाविक लगाव है। वह वहां के निवासियों के स्वभावगत भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती हैं। कारण यह है कि स्वभाव से सरल और भोले व्यक्ति ही प्राय छोटी छोटी बातों पर तनकर खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी वशिंधर के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं और क्यों? मतलब इस क्वेश्चन में आपको मुंशी वशिंधर के चरित्र कैसा था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है और आपको याद है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसका आंसर दे सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं या फिर जिन आंसर को मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगी आंसर पढ़ूंगी उनके तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर है, नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार संदेश देना चाहता है कि चाहे असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि का कैसा ही अंधेरा क्यों ना हो व्याप्त हो, किंतु सत्य के प्रकाश में वह चमक है कि वह इन दुराचरणों को भेद सकता है। सत्य सर्वोच्च है। नमक का दरोगा कहानी में कहानीकार पाठकों के हृदय
में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाना चाहता है। यह कहानी जीवन में सत्य और सदाचार के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नाना भाई का मसीहा नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह साधारण नान भाई नहीं है, वह खानदानी नान भाई है। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह तुनकी और रुमाली जैसी पतली और महीन रोटियां बनाने भी जानते हैं। वह रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उन्हें स्वयं को इस कला का उस्ताद कहना भी जचता है। उनकी बातचीत में एक कलाकार की आत्मविश्वास से भरपूर बेबाकी साफ झलकती है। उनमें महान कलाकारों का सा फक्कड़पन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या होती है? तो इसका आंसर होगा, मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम व्यवहारिक अनुभव को मानते हैं। उनके साथ जब तक कोई व्यक्ति बर्तन मांजना, भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना नहीं सीख लेता, तब तक वह अच्छा नानबाई नहीं बन सकता। केवल चारपाई पर बैठकर हुक्म चलाने से नानबाई नहीं बना जा सकता। मियां का मत है कि तालीम को अपनाना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बिना व्यवहारिक शिक्षा अधूरी ही समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानबाई से आप क्या समझते हैं? मियां नसरुद्दीन ने इस कला में किस प्रकार महारत हासिल की? तो इसका आंसर होगा, नान का अर्थ होता है रोटी। चपाती तंदूर में पकाई जाने वाली एक प्रकार की मोटी रोटी होती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रोटियां पकाई जाने की कला नानबाई को आती थी। मियां नसरुद्दीन पुश्तैनी नानबाई थे। ठीक है, तो नानबाई के बारे में हमने इस क्वेश्चन में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है। तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले दो क्वेश्चन पढ़े, इन दोनों के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिव शंभू की गाय किस बात का प्रतीक है? तो इसका आंसर है हमारा, शिव शंभू की गाय भारतीयों के सहृदय, प्रेमपूर्ण, सरल स्वभाव की प्रतीक है। लेखक ने उनके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि भारतीय अपने प्रताड़क शत्रु के विनाश पर भी उतने ही दुखी होते हैं जितने कि अपने निकट संबंधी के। जैसे शंभू की वह दुर्लभ गाय स्वयं को टक्कर मारने वाली गाय के चले जाने पर सारा दिन शोक के कारण भूखी खड़ी रही, उसी प्रकार स्वयं को प्रताड़ित करने वाले वायसराय के भारत से विदा होते समय भारतीयों का मन भावुक हो उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ गई? तो इसका आंसर है, लॉर्ड कर्जन के मन में भारत के एक सुस्थिर और शांत शासन की व्यवस्था देने की लालसा थी। वैर विरोधी शून्य देश बनाकर वे इसका इतना बढ़िया प्रबंध करना चाहते थे कि उनके आने वाली अनेक पीढ़ियों तक लोग चैन की नींद सो सके, आराम से शासन कर सके। परंतु उनकी बंग भंग की योजना उनके लिए सूली साबित हुई। देश शांत होने की बजाय और अधिक क्रांति की ज्वाला से धधक उठा। पूरा भारत उनके विरोध में खड़ा हो गया। ऐसी अशांति फैली कि शासकों की नींद और भूख हराम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो इसके हमें 2 पॉइंट बनाकर लिखने हैं, या आप सिंपल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है, पहला, बंग भंग के विचार एवं उसकी योजनाओं को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उनके खिलाफ खड़े हो गए। इससे कर्जन का दबदबा कम हो गया और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगा। सेकंड है हमारा, कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, परंतु उसकी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। इससे क्षुब्ध होकर उन्हें इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। नेक्स्ट है हमारा, पाठ का तथा लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें हमारा आंसर दिया गया है कि पाठ का नाम है गलता लोहा। इसमें हमें लेखक का नाम मेंशन नहीं हुआ है, तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। बाकी आपको काव्यखंड और गद्यखंड के जितने भी लेखक हैं और राइटर हैं, कवि हैं, उनके नाम याद करने हैं पाठ और कविता के साथ साथ कि किसने लिखे हैं। ये आपका 1 नंबर में या सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं हम, रमेश बाबू मोहन को किस रूप में अपने घर में रखे हुए थे? तो इसका आंसर है, रमेश बाबू मोहन को घरेलू नौकर के रूप में अपने घर में रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहन शहर के स्कूल में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? इसका आंसर है, एकदम नया वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण मोहन शहर के स्कूल में अपनी पहचान नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग था? इसका आंसर है, रजनी का चरित्र स्त्री की बनी बनाई पारंपरिक धारणाओं से कई मायनों में अलग है। भारतीय स्त्री सहनशील, कोमल तथा अबला मानी जाती है। इस नाटक की रजनी एक आधुनिक भारतीय नारी है जो संघर्षशील है और शक्तिमती है। वह अन्याय के प्रति
असहनशील है और जुझारू व्यक्तित्व की धनी है, वह सामने होता हुआ अन्याय नहीं देख सकती है, उसे उसके खिलाफ वह तुरंत आवाज उठाती है और देखते ही देखते जन आंदोलन छेड़ देती है। नेक्स्ट है हमारा रजनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो इसमें रजनी के चरित्र की विशेषताएं बतानी है कि उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं थी, वो कैसे अलग थी बाकी स्त्रियों से। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणाओं से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग था। तो आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये उसके चरित्र की विशेषताओं को डिफाइन करता है। इसका आंसर है रजनी इस नाटक की नायिका है। उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है संघर्षशीलता, वह अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में कुशल है, वह आत्मविश्वास से भरपूर तथा साहसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूशन पढ़ना पढ़ाना छात्र और अध्यापक का मामला है। आप इस तर्क से कहां तक सहमत है। तो इसका आंसर है मैं इस तर्क से कतई सहमत नहीं हूं। यदि कोई अध्यापक स्कूल के किसी छात्र को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करता है, तब यह उस स्कूल के हेडमास्टर का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसा ना होने दे। हेडमास्टर यह कहकर अपना दामन नहीं बचा सकता है कि छात्र और अध्यापक के बीच मसला है। इस तरह से तो छात्र असहाय और अध्यापक निरंकुश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदमी को काटकर निकालने का व्यंग मार्मिक है, टिप्पणी कीजिए। आदमी को काटकर पेड़ के नीचे से निकाल लेने का व्यंग बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। एक मनचले युवक ने यह सुझाव दिया कि यदि पेड़ को हटाया या काटा नहीं जा सकता है तो फिर दबे हुए आदमी को ही काटकर पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाए। इस प्रकार के संवाद से यह स्पष्ट करते हैं कि सरकारी बाबू से लेकर अधिकारी तक सब संवेदन शून्य कार्य प्रणाली का हिस्सा है। बात छोटी सी है परंतु उसको लंबित करके दबे हुए आदमी की जान खतरे में डाल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। तो इसका आंसर होगा दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे देश विदेश के बारे में बहुत सी बातें पहले से ही जानते थे। वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के अनेक नगरों से परिचित हो चुके थे। उनमें से अनेक ऐसे भी थे जो तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सभ्यता क्या है। तो इसका आंसर है देश के नदी पहाड़ जंगल खेत और वहां रहने वाले सभी लोगों को महत्वपूर्ण मानते हुए सभी के समन्वित रूप को ही देश अर्थात भारत माता मानना और भारत माता की जय के रूप में उन्हीं की जय जयकार करना हमारी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेजो क्या है। मरुभूमि में रेत के नीचे संकर गहरे कुएं जिसे कुई कहा जाता है की खुदाई करने और एक विशेष तरह की चिनाई का काम चेजो कहलाता है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्षा न होने पर कुई में पानी कहां से आ जाता है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में जब कभी वर्षा होती है तब वर्षा जल की बूंदें रेत के भीतर नमी के रूप में एकत्र हो जाती हैं, नीचे खड़िया पट्टी के स्तर पर पहुंचकर ही अटक जाती हैं। पत्थर की सतह इस नमी को नीचे नहीं जाने देती। इसी स्थान पर कुई की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर भीतर एकत्र होता रहता है। वर्षा हो ना हो नमी के द्वारा बूंद बूंद करके रिसता हुआ जल लगातार मिलता रहता है। यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्यतः कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं और जैसे हमने इसके ऊपर यहाँ पे इन दो क्वेश्चन में मेंशन किया है कुई के बारे में, तो आप अगर इन क्वेश्चन से समझ जाएं तो आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है। तो इसमें आंसर दिया गया है कि कुई का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण छोटे व्यास में पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, आराम से पानी निकाला जा सकता है। दूसरा कारण है अत्यधिक गर्मी पड़ना, तेज गर्मी के प्रकोप से कुई में फैले हुए जल का भाप बनकर उड़ जाना आसान हो जाएगा। फिर तीसरा कारण है हमारा वाष्पीकरण से बचाने के साथ साथ पीने के पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी उसे ढकना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तातुश कौन थे और उन्होंने बेबी हालदार की क्या सहायता की। सो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, इसको भी आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।
तातुश एक शिक्षक थे और बेबी हालदार उनके यहाँ घरेलू काम करती थी। लेखिका बेबी हालदार की ज़िंदगी में यदि तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन परिचय भी नारकीय ही रहा होता। तो अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आप इसको अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अपने परिवार में तातुश के घर तक के सफ़र के बेबी के सामने रिश्तों की कौन-सी सच्चाई उजागर होती है? तो इसका आंसर है अपने परिवार में तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी ने जान लिया था कि रिश्ते दिल से बनते हैं, मान लेने भर से नहीं। तातुश ने उसकी समस्याएँ जानकर उसे सहानुभूति का व्यवहार रखा। वह उसे दिल से चाहते थे। उन्होंने उसे अपने यहाँ नौकरानी की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार से रखा और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातुश के घर काम करने वाली औरत ने बेबी को गालियाँ क्यों दी? लेखिका तातुश के घर काम ढूँढती हुई आ पहुँची थी। तातुश ने बेबी से बातचीत करके उसे काम पर रख लिया था। जब बेबी वहाँ पहुँची तब उसने देखा कि एक महिला वहाँ पहले से ही काम कर रही है। तातुश ने उसे काम से हटाकर बेबी को काम पर रख लिया। इससे वह क्रोध से भरकर उसे गालियाँ बकने लगी। उसने लेखिका की यह बात तक भी नहीं सुनी कि उसे उसके काम के बारे में पता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तातुश लेखिका के आने पर क्यों खुश हो गए थे? तातुश सारा दिन अकेले रहते थे। कहने के लिए तो घर पर दिन में उनका छोटा बेटा रहता था, परंतु वह था एकांतवासी। वह किसी से भी बात नहीं करता था। तातुश लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे। इसलिए जब लेखिका तातुश की वहाँ आती थी तो तातुश खुश हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तातुश का व्यक्तित्व हमें क्या सिखाता है? तातुश बड़े सज्जन थे। वे लेखिका बेबी हालदार का हमेशा ध्यान रखते थे। लेखिका को लिखने की प्रेरणा तातुश ने ही दी थी। वे लेखिका को निरंतर प्रेरित करते रहते थे। तातुश के व्यक्तित्व से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता करनी तथा अच्छे कार्यों के लिए भी सभी को प्रेरित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्यों और उनसे संबंधित राज्यों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है भारत के प्राय सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी ओढ़कर घूमर करती हैं। गुजरात में डांडिया के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं, नृत्य करती हैं और पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप होता है। महाराष्ट्र के मछली पालन में से जुड़े हुए समुदाय हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पर पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपने अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांची नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना गया है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। लोक नृत्य में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम में बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलाहम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा, रास और टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल, ओडिशा, झारखंड का छाओ उल्लेख्य है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सिंपल हमने भारत के राज्य थे और भारत के राज्य में जो जो लोक नृत्य हैं, प्रसिद्ध नृत्य हैं, उनके बारे में मेंशन किया है। इसको आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। बस आप मेन पॉइंट याद कर लीजिए। और आज के काव्यखंड और गद्यखंड के आपके क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में पत्र और समाचार पत्र से रिलेटेड और निबंध से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं हम। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप सिंपल वेबसाइट पे जा करके इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपने जो भी आपको PDF चाहिए उसको परचेज कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।